जो नेपाल भारत के सीमा विवाद को लेकर कड़े बयान दे रहा था और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा था कि भारत नेपाल के सीमा विवाद के समाधान में यूनाइटेड किंगडम और चाइना जैसे तीसरे पक्ष की भूमिका हो सकती है। यानी कि नेपाल चाहता था कि भारत नेपाल सीमा विवाद का समाधान यूनाइटेड किंगडम और चीन जैसे देश आकर करें, लेकिन भारत को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और इसको लेकर भारत सरकार ने नेपाल को इस तरीके से धोया है कि जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता है। और उसके बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही, साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आखिर भारत ने नेपाल को अरबों नेपाली रुपयों का झटका किस तरीके से दिया है। और इसके अलावा हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान किस तरीके से भारत के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने आर्मी कमांडरों के साथ मिलकर मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्या ऐलान किया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान वहां पर उन्होंने किन किन चीज़ों पर चर्चा की है, उन सभी खबरों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं भारत और नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद के बारे में, जिसमें भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा साम्राज्य ने मिलकर साल 1816 में सुगौली संधि की थी, जिसमें नदियों को आधार बनाया गया था, जो कि आज भारत और नेपाल की सीमा विवाद की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल सुगौली संधि के तहत महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच की पश्चिमी सीमा माना गया था और इस संधि में यह तय हुआ था कि नदी का पूर्वी हिस्सा नेपाल का होगा और पश्चिमी हिस्सा भारत का। लेकिन महाकाली नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ से है, इस चीज़ को साफ तौर पर तय नहीं किया गया था। नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा से निकलने वाली धारा से है और इस आधार पर लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी तीनों ही क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आना चाहिए। तो वहीं भारत का भी कहना है कि महाकाली नदी का उद्गम काला पानी के पास स्थित पहाड़ियों की एक अन्य धारा से होता है और भारत साल 1875 के आधिकारिक ब्रिटिश नक्शों और ऐतिहासिक प्रशासनिक रिकॉर्डों का हवाला देता है, जिसके तहत यह पूरा क्षेत्र पिछले 60 से अधिक वर्षों से भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अगर हम काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इन तीनों क्षेत्रों को भारत के रणनीतिक नज़रिए से देखें तो यह तीनों क्षेत्र भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र लगभग 370 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह इलाका भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इसलिए यह भारत के रणनीतिक नज़रिए से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से भारत चीन की सेनाओं के ऊपर नज़रें रख सकता है। और वहीं दूसरी खबर यह भी आ रही है कि भारत के एक फैसले ने नेपाल को अरबों नेपाली रुपए का तगड़ा झटका दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, अरबों नेपाली रुपए। और यह झटका नेपाल को स्टील और आयरन के क्षेत्र में लगा है, क्योंकि भारत ने आयरन और स्टील के निर्यात पर सेफ गार्ड ड्यूटी लगाकर अनिवार्य BIS प्रमाण लागू करके नेपाल को एक बड़ा आर्थिक झटका दिया है। और इन नियमों के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में नेपाल के आयरन और स्टील के निर्यात की आय में 68.67% की भारी गिरावट आई है और उन्हें अभी तक लगभग 10.6 अरब नेपाली रुपए का सीधा नुकसान उठाना पड़ा है। और इसका सीधा असर नेपाल के दर्जनों स्टील कारखानों और विनिर्माताओं की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है। और काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार कई उद्योगपतियों को कारखानों के बंद होने
और हजारों मजदूरों की नौकरी छूटने का गहरा डर सता रहा है। क्योंकि इस तगड़े झटके के बाद नेपाली निर्यातकों और उद्योगपतियों ने नेपाल की सरकार से अपील की है कि वे भारतीय अधिकारियों के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करें और इन बाधाओं को दूर करवाए। यानी कि नेपाल की एक गलती उसके ही उद्योगपतियों और नागरिकों के लिए नुकसान भरी साबित हो रही है। और अगली अपडेट पाकिस्तान से निकल कर आ रही है, जिसकी रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत से जंग करने के मूड में दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में 276वीं कोर कमांडरों की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने भारत के द्वारा सिंधु नदी का पानी रोकने या मोड़ने को लेकर पाकिस्तान के अधिकारों का उल्लंघन बताया है। और उन्होंने कहा कि हम अपने पानी के हक को सुनिश्चित करने के लिए सैन्य बलों का उपयोग करने से लेकर और सभी आवश्यक कदम उठाने को तैयार हैं। वहीं पाकिस्तान ने पानी के इस संकट को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि और संप्रभुता से सीधा जोड़ते हुए इसे भारत की तरफ से एक आक्रामक रुख बताया है। उसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा कि जो पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और हमारे देश में पहलगाम, पुलवामा जैसे हमलों को अंजाम देता है, अगर पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है तो भारत जल समझौते पर कोई भी ढील या रियायत नहीं देगा। और रही बात जंग की, तो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर को एक बार फिर से ज़रूर याद कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम लेटेस्ट अपडेट की भी बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा की और वहां पर उन्होंने किन किन बातों पर चर्चाएं की उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। इंडोनेशिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बड़े ही धूमधाम तरीकों से किया गया और उसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि मुझ में भारतीय खून मौजूद है और इस बयान ने दोनों देशों के संबंधों को और भी नई मजबूती दी है। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच 5 सबसे बड़े रणनीतिक समझौते भी हुए हैं, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी के अलावा और भी कई सारी चीज़ें शामिल हैं। यानी कि जो भारत पहले अपने डिफेंस हथियारों और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वही भारत अपने डिफेंस सेक्टर और समुद्री सुरक्षा के अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के लिए रवाना हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की इन सभी खबरों के बारे में क्या राय है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।